हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि एक बहुत ही नटखट और चुलबुली लड़की थी, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था और वो मुंह बनाकर बैठ जाया करती थी। उसे आस पड़ोस के लोग यही बोलते थे कि बड़ी हो गई है, लेकिन इसका बचपना नहीं गया। निधि की माँ अनामिका निधि के बचपने से बहुत परेशान थी। वो हमेशा निधि को समझाती, लेकिन निधि को अपने बचपने के आगे कुछ नहीं दिखता। एक दिन निधि का भाई चिंटू और निधि दोनों बाहर आइसक्रीम खाने गए थे और वहाँ जाकर चिंटू आइसक्रीम वाले से बोलता है, भैया 2 आइसक्रीम देना। मैं तो वेनिला वाली खाऊंगी। भैया इसे वेनिला दे दो और मुझे चॉकलेट फ्लेवर। वेनिला फ्लेवर तो नहीं है, 2 चॉकलेट फ्लेवर दे दूं? हाँ दे दो। मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट फ्लेवर, मुझे तो वेनिला ही खानी है। जब यहाँ है नहीं तो कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, आप आइसक्रीम खिलाने लाए हो तो आइसक्रीम खिलाओ, वरना घर चलो अभी। ये क्या बचपना है, तुझे नहीं खानी तो मत खा, मैं तो खाऊंगा। मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, मैं नहीं खाऊंगी तो आपको भी खाने नहीं दूंगी। भैया मुझे आइसक्रीम दो, जिसे खाना है वो खाए, जिसे नहीं खाना है वो मत खाए। आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरी बात काटोगे? निधि गुस्से में चिंटू की आइसक्रीम को लेकर फेंक देती है और वहाँ से घर चली जाती है। पीछे पीछे चिंटू भी घर आ जाता है और अनामिका को जाकर सब बताता है, जिसके बाद अनामिका और चिंटू दोनों निधि के पास जाकर बोलते हैं, अरे बदतमीज, ऐसी कोई बीच सड़क में तमाशा करता है क्या? बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसे, जब देखो तो बचपना करती रहती है। इतना बचपना करना भी ठीक नहीं है। आपको क्या, अपने काम से काम रखो ना। सही बोल रहा है चिंटू, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है हमने तुझे। हाँ, इसमें भी मेरी गलती है। भैया मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे और खुद खाने लगे, यहाँ मैं भी गलत हूँ, है ना? नहीं नहीं, तू कहाँ गलत हो सकती है, गलत तो हम हैं। बस अब बहुत हो गया, अब इसने बचपना दिखाया, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे तुम जाओ, खुद कुछ करो नहीं, मैं करूँ तो बचपना। जहाँ जितना सर पे चढ़ रही है, ससुराल जाकर तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। निधि शादी के कुछ दिनों तक तो कोई बचपना नहीं करती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ननद नेहा और निधि दोनों शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर नेहा को एक साड़ी पसंद आती है और नेहा निधि से कहती, भाभी ये देखो, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी तो बहुत है, लेकिन क्या भाभी, आपको साड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? मुझे भी ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं सोच रही थी कि ये साड़ी मैं ले लूं। भाभी आप भी क्या बोल रही हो, आप लो या मैं लूं, एक ही तो बात है ना। ऐसे कैसे बात एक ही है? भाभी मैं ये साड़ी ले लेती हूँ, जब आपको पहननी हो तो मुझसे ले लेना। जब ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है तो ये साड़ी मैं ही लूंगी, कोई दूसरा इसे कैसे ले लेगा? इसमें क्या बात है, आप कोई और देख लो, आप वो ले लेना, मैं ये ले लूंगी। इसी बहाने 2 साड़ी हो जाएंगी। जब आपका मन हो तब आप मेरी वाली पहन लेना और जब मेरा मन होगा तो मैं आपकी पहन लूंगी। अब मैं क्या तुम्हारी पहनी हुई साड़ी पहनूंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना और ना तुम ले रही हो, घर चलो। भाभी आप गुस्सा क्यों हो रही हो, आपको लेनी है साड़ी तो ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं। निधि के इस बचपने को देखकर नेहा हैरान हो जाती है, लेकिन वो दुकान पर तो कुछ नहीं बोलती और घर आकर अपनी माँ सुनीता को सब बताती है। लेकिन सुनीता नेहा की बातों को ज्यादा हवा नहीं देती और यूं ही जाने देती है। कुछ दिनों बाद नेहा के लिए एक रिश्ता आता है और उसे देखने लड़के वाले घर आते हैं। लड़के वालों को नेहा पसंद आती है और वो लोग रिश्ता पक्का कर देते हैं। नेहा को तोहफे में गले का हार मिलता है और हार देखकर निधि सुनीता और नेहा से कहती है, ये हार कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाभी बहुत सुंदर है ना। ये हार मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा ना, मैं ये हार ले लूं? बहू कुछ खा लिया है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ये हार नेहा के ससुराल वालों ने नेहा के लिए दिया है, तू ये कैसे ले सकती है? आप ऐसा ही दूसरा हार बनवा लो ना नेहा के लिए। भाभी माँ आपके लिए दूसरा हार बनवा देंगी, इससे भी अच्छा। नहीं, मुझे यही हार अच्छा लग रहा है, यही चाहिए। ए छोटी बच्ची हो क्या, बचपना क्यों कर रही हो? निधि को हार ना मिलने पर वो वहीं जमीन पर लोटपोट होकर बोलती है, मुझे यही हार चाहिए, मुझे नहीं पता अभी के अभी चाहिए मुझे यही वाला हार। निधि की ऐसी हरकत देखकर दोनों उसे चुप करवा कर हार दे देते हैं।
निधि के बचपने के बारे में अब नेहा और सुनीता दोनों समझ जाते हैं। ऐसे ही निधि का बचपना चलता रहता है और दिन गुजरते रहते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा की सगाई पर लड़के वाले जब अपना दिया हार निधि के गले में देखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं और मुंह बनाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रमोद, सुनीता और नेहा निधि को बोलते हैं, तुम्हें जब पता है कि ये हार नेहा के ससुराल से मिला है तो तुम्हें पहनने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये नेहा और माँ जी ने दिया है, तभी तो पहन के आई हूँ। अरे करमजली, तुझे दिया है या तूने बचपने में जमीन में लोटपोट होकर ले लिया है? भैया, भाभी को अगर कोई चीज अच्छी लगती है और उन्हें नहीं मिलती तो वो बचपना करने लगती हैं, न ही खुद लेती हैं और न ही किसी और को लेने देती हैं। ये कौन सा बचपना है? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम ये बचपना छोड़ दो। इसे बस अपनी मर्जी चलानी है, बचपना करना है, जिद करनी है, बस यही आता है इसे। और क्या ही आता है? प्रमोद जी, मैं कोई बचपना नहीं करती, मुझे तो बस जो अच्छा लगता है वो मांगती हूँ। अब देना ना देना आप लोगों पर निर्भर करता है ना। भाभी, अगर आपको ना दे तो आप बच्चों की तरह जो करने लगती हैं उसका क्या? मैं अगर बच्चों की तरह जिद कर रही हूँ तो मत दो। बस करो तुम सब। एक तो यहाँ नेहा की शादी पर बनाई है और निधि तुम्हें बचपने करने से फुर्सत नहीं। जब अपनी माँ और बहन की ही माननी थी तो मुझसे क्यों पूछ रहे थे क्या हुआ? तुम अपनी गलती मत मानो, है ना? बाकी सबकी गलतियाँ गिनवा दो। मुझे मत सुनाओ, गलती आप लोगों की है और बोल मुझे रहे हो। हाँ, गलती मेरी है जो तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब गलती सुधार लेता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा बचपना, जाओ अपने मायके, वहीं जाकर अपना बचपना दिखाना। ये क्या है? आप दूसरों की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो अकल आने से रही, यहाँ इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। तुम्हारा बचपना मेरे आगे नहीं चलेगा। बाकी सभी लोगों को दिखा दिया अपना बचपना, मेरे आगे मत दिखाना। मुझे माफ कर दो। नहीं, रहने दो, तुम्हारा रोज का है। आज माफी मांगोगी, कल वही हरकत करोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आगे से कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी और अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो सबको मिलता है ना। ठीक है, तुम्हें मौका ही चाहिए तो दे देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आगे भविष्य में अपने बचपने की आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही नेहा को उसका हार भी वापस कर देती है। सुरेश सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहा था। अखबार के पहले पन्ने पर उसकी पत्नी वीणा की सहेली कशिश को देखकर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोलता है, वीणा, जरा सुनो, मेरे पास आओ जल्दी। वीणा रसोई में खाना बना रही होती है और सुरेश की आवाज सुनकर वो उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ जी? आज कोई गजब की खबर पढ़ ली है क्या? हाँ हाँ, ये देखो, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कशिश है ना? IAS का इंटरव्यू पास कर लिया इसने। हमारी देश की एक बड़ी सिविल सर्विस ऑफिसर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। उसे फोन करके पूछो, कितनी अच्छी बात है ना कि उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तुम खुश नहीं हो क्या? रुको, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। इधर सुरेश कशिश को बधाई देने के लिए कॉल करता है और अगले ही पल वीणा रसोई में जाकर रोने लग जाती है। सुरेश कशिश से बातें करते हुए बोलता है, अच्छा, वीणा भी ठीक है। वीणा कहाँ चली गई? वीणा को अपने आसपास ना पाकर वो रसोई की ओर जाता है, जहाँ वो वीणा को रोते हुए देखकर बोलता है, क्या हुआ वीणा, तुम रो क्यों रही हो? वीणा रोते हुए सुरेश के गले लग जाती है। कशिश और वीणा बहुत ही अच्छी दोस्त थी। दोनों ने एक साथ मिलकर सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारियां की थी। दोनों की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वीणा का कमरा अक्सर ही किताबों से भरा रहता था। कशिश उसके घर आकर पढ़ा करती थी। उन दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का टाइम सेट कर रखा था। ऐसे ही एक दिन कशिश वीणा के घर पढ़ाई करने के लिए जाती है और वहां पहुंचकर वो दोनों एक शांत कमरे में बैठकर पढ़ना शुरू करती हैं। कुछ ही देर बाद वीणा कशिश से बोलती है,
एक बार इंटरनेट पर इस बार के सेशन के एग्जाम की डेट तो चेक कर, जरा देख, पता चले हमारे पास कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट बाकी है। तू तो ऐसे जोड़ रही है कि जैसे हमारे एग्जाम नहीं, पूरी जिंदगी का इम्तिहान होने वाला है। पूरे 3 साल मेहनत की है मैंने, इस बार तो पक्का मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, रिटन के बाद फिजिकल और इंटरव्यू है मैडम जी, वो क्या तेरी पड़ोसन क्लियर करेगी? क्लियर तो मैं करके रहूंगी, लेकिन सबसे पहले तो टेस्ट की डेट तो देख ले। कशिश वीणा के कहने पर इंटरनेट पर डेट चेक करती है और उसे बोलती है, हमारे पास कुल 8 महीने 6 दिन और 13 घंटे बाकी रह गए हैं। मिनट भी काउंट करके बता देती तो ज्यादा अच्छा रहता। यार, इस हिसाब से तो हमारा सिलेबस अभी पीछे है। हाँ यार, अभी तो बस बेसिक ही कंप्लीट किया है, एडवांस तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। हमें अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाने होंगे। हाँ, अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। वीणा और कशिश आपस में डिस्कशन करके पढ़ाई का नया टाइम टेबल बनाते हैं और वो धीरे धीरे उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों लेट नाइट तक भी पढ़ा करते थे। आंखों पर जोर पड़ने की वजह से वीणा को चश्मा तक लग गया था। ऐसे ही एक रात को वीणा के पापा रवि और उसकी माँ निर्मल आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों को कमरे के बाहर खड़ी होकर वीणा सुन रही थी। जब उसका पिता बोलता है, देखो निर्मल, हमारी वीणा बेटी अब बड़ी हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए हमें। जग जमाना बड़ा खराब चल रहा है, अगर आजकल के बच्चों की तरह उसका दिमाग भी फिर गया तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ वीणा के पापा, कल ही शर्मा जी की लड़की किसी अनजान लड़के के साथ मंदिर में ब्याह करके आ गई। माँ बाप की इज्जत तो यूँ हवा में उछाल कर आ गई। कहीं हमारी वीणा, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। जल्द से जल्द वीणा की शादी की शहनाई बजवा दो इस घर में। हाँ, तुम ठीक कहती हो, समाज में इज्जत बनी रहेगी। मैंने आज ही शुक्ला जी के बेटे से अपनी वीणा की शादी की बात चलाई है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है, अच्छा कमाता है, बस वीणा भी हाँ कह दे। इतना कहकर वीणा उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है और वो दोनों के सामने आकर बोलती है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं शादी करके बस घर का चूल्हा चौका करूं? हाँ, यही चाहते हैं ना आप लोग? अरे मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग रोज रोज ये ड्रामा लेकर क्यों बैठ जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग है कि मेरी बात समझते ही नहीं है। मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं ऑफिसर बनकर ही रहूंगी। तो हम तेरी पढ़ाई थोड़ी रोक रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि शादी कर ले, उसके बाद ससुराल में पढ़ती रही हो। कौन मना कर रहा है? लेकिन माँ, आप क्यों नहीं समझती? मुझे पढ़ने के लिए ही खुद को 15-15 घंटे देने पड़ते हैं। ऐसे में मैं जिम्मेदारियाँ कैसे संभाल पाऊंगी, कैसे अपना एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी? और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है, मुझे अपना पेपर देना है और पास भी होना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पापा प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो, मुझे बस एक मौका दे दो। 3 महीने बाद मेरे पेपर है और अगर मैं पेपर में पास नहीं हुई तो आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 महीने, उससे ज्यादा टाइम नहीं। रवि की इतनी बात सुनकर वीणा अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है। अगले दिन जब कशिश उसके घर आती है तब वो उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ वीणा, कोई बात है क्या जो तुझे खाई जा रही है? हाँ कशिश, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और मेरे पापा मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? उन्हें 2-3 साल रुक जाने के लिए क्या है अभी? ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। तू 3 साल की बात कर रही है यार? मैंने बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर करके पापा को 3 महीने के लिए रोका है और बोला भी है कि अगर इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो जो बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। यार अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा तो ऑफिसर बनने का सपना ही टूट जाएगा। तू रो मत, तू जरूर क्वालिफाई करेगी। तू इन बातों पर ध्यान मत दे, सिर्फ फोकस कर अपनी पढ़ाई पर। वीणा अपने बचे हुए टाइम को पूरी तरह अपनी पढ़ाई में लगाती है। कुछ ही दिनों में एग्जाम आ जाते हैं। कशिश और वीणा दोनों ही एक साथ एग्जाम देते हैं। आखिर में पेपर देने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घर वापस चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का रिजल्ट आता है, लेकिन दोनों का सिलेक्शन
कुछ नंबर से रह जाता है। वीणा अपना रिजल्ट देखकर टूट जाती है। वो अपनी उम्मीदों को खोकर अपने घर वालों के मुताबिक शुक्ला जी के बेटे सुरेश से शादी कर लेती है। शादी के बाद वीणा घर की जिम्मेदारियां और कामकाज अच्छे से संभालती है। ऐसे ही उनकी शादी को 1 साल हो जाता है और एक दिन सुरेश चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हुए वीणा को आवाज लगा के बुलाता है और अखबार के फ्रंट पेज पर कशिश को IAS ऑफिसर बनने की खबर देकर उसे कॉल करता है। ये सब देखकर वीणा रसोई में जाकर रोने लगती है और सुरेश उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछते हुए बोलता है, क्या हुआ वीणा, तुम रो क्यों रही हो? वीणा रोते हुए सुरेश के गले लग जाती है और बोलती है, कशिश और मैंने एक साथ IAS ऑफिसर बनने का सपना देखा था, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। क्या तुमने मुझे कभी बताया नहीं इस बारे में? शादी से पहले मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बस कुछ नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे पता था कि मुझे कम से कम 1 साल और चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन तुम्हारा ये अधूरा सपना पूरा करने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। तुम दोबारा शुरू करो और जहाँ तुम्हें मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। सच में? विश्वास नहीं मुझ पर? ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये घर की जिम्मेदारियाँ और बस अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू सुरेश। सुरेश की बातों से वीणा को हौसला मिलता है और उसकी हिम्मत दोबारा से जाग उठती है और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर IAS ऑफिसर बन ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।